So let's begin with Newton's laws of motion. You are already familiar with Newton's laws of motion. आप लोगों को थोड़ा बहुत basic knowledge already है Newton's laws of motion के बारे में, but still we will start with very beginning of that. ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं. We will start with Aristotle's fallacy. Aristotle's fallacy. Fallacy मतलब झूठा assumption, है ना? जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ को सोचें तो हम लोग देखते हैं कि बॉडी को अगर हम कोई मोशन में लाते हैं तो वो रुक जाता है, और हम लोग क्योंकि अब जानते हैं कि वो रुकता इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन है, हर बॉडी में फ्रिक्शन है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो रुक जाता है. बट थिंक अबाउट अ टाइम की 200 साल 300 साल पहले 400 साल पहले फ्रिक्शन के बारे में लोग नहीं जानते थे. इस तरह से पढ़ाई नहीं होती थी कि अच्छा देखो ये बचपन से ही जान रहे हैं कि हर बॉडी में फ्रिक्शन है, इसकी वजह से पार्टिकल जो मोशन में वो रुक जाता है. ठीक है? सो एट दैट टाइम एवरीवन हैज टू थिंक कि अरे ये क्यों रुक रहा है, व्हाई द बॉडी इज स्टॉपिंग. तो जब उस पे सोच रहे थे लोग, दे केम टू वन कंक्लूजन एंड एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन, जिसने ये सोचा कि अगर हम लोगों को किसी बॉडी को मोशन में रखना है, इफ यू वांट दिस बॉडी टू कंटिन्यू इन मोशन, अगर हम चाहते हैं कि ये बॉडी मोशन कंटिन्यू करे, तो वी विल हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस. सो ही स्टेटेड कि फोर्स इज नीडेड टू bring the body in motion and continue the motion. ओके मतलब केवल फोर्स चाहिए उसको मोशन में लाने के लिए, बल्कि मोशन को कंटिन्यू करने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, वी नीड फोर्स. ठीक है? तो ये एरिस्टोटल्स फैलेसी है, जो कि बाद में हम लोग को पता चल गया कि ये गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज वी केम टू नो कि एक्चुअली में यहाँ पे फ्रिक्शन है. उस फ्रिक्शन की वजह से जब हम लोग वी वेलोसिटी दे देते हैं तो इस फ्रिक्शन की वजह से वो बॉडी आगे नहीं बढ़ पाता है, रुक जाता है. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? दैट वाज गिवन बाय गैलीलियो, जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया. तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्या था, ही डिड वन एक्सपेरिमेंट, है ना, इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया. देखिए इस तरह का आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट कि हम लोग के पास इस तरह का प्लैंक है, सपोज इस तरह का प्लैंक है. तो इस हाइट से अगर हम बॉल को रिलीज करते हैं किसी थीटा एंगल पे, और इधर भी सपोज अभी थीटा एंगल ही है, तो सेम हाइट पे वो पहुंचने की कोशिश करता है ना. बहुत स्मूथ अगर सरफेस हो तो बॉल जिस हाइट से रिलीज किया जाता है, इट ट्राइज टू रीच अप टू द सेम हाइट, है ना. यहाँ पे स्मूथ रखते हैं, थोड़ा सा जर्क नहीं लगे इसके लिए स्मूथ रखते हैं. ठीक, तो वो सेम हाइट पे पहुंचने की कोशिश करता है. तो फिर उसके बाद सोचा गया कि अच्छा ऐसा करें अगर कि यहाँ का एंगल अगर सेम रखें और फिर से वही स्मूथ बना के अगर इसके एंगल को छोटा कर दें, तो अगर छोटा करेंगे तो अगर सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो बॉल अगर सेम हाइट तक पहुंचना चाहता है तो इट शुड ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, है ना. अगर स्लोप कम हो तो सेम हाइट पहुंचने के लिए आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा. ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और एंगल छोटा किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि उसको और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा सेम हाइट तक पहुंचने के लिए. ये थीटा एंगल है, ये हमने फिक्स रखा है, यहां से छोड़ा है, बॉल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा सेम हाइट पहुंचने के लिए. अगर इस तरह से हम इस एंगल को बहुत छोटा करते जाएं इनफैक्ट ये यहां पे जाता और लंबा ट्रैवल करेगा, तब जाके वो उस हाइट तक पहुंच पाएगा. तो अगर छोटा करते जाएं और उसके बाद हम लोग इस तरह का कुछ कर दें तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बॉल को अगर सेम हाइट तक पहुंचना है तो उसको इंफिनिटी तक जाना चाहिए, है ना. तो यहां से एक आइडिया मिला और लॉ ऑफ इनर्शिया इवॉल्व होता है. गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया जो कहता है a body in motion continues to be in motion unless and until an external unbalanced force acts on it. ठीक है, जब तक इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे तब तक वो चलता है. तो ये क्यों चलना रुक जा रहा था, क्योंकि बाहर से एक फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इवॉल्व्ड बिफोर न्यूटन, है ना. ये सब कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन से पहले इवॉल्व हो चुके थे. अपार्ट फ्रॉम दैट गैलीलियो ने बहुत सारा ग्रेविटी पे भी एक्सपेरिमेंट किया था,
है ना, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेसिकली बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत कुछ मोशन के बारे में हम लोग को मालूम था, ठीक है। देन न्यूटन कंबाइंड दिस इक्वेशन, है ना, ये वाला जो फॉर्मुलेशन है, ये वाला जो थ्योरी है, इसको अपने लॉ में कंबाइन करता है और वही न्यूटन फर्स्ट लॉ बनता है। एंड लेटर ऑन, है ना, उसने सेकंड लॉ थर्ड लॉ भी दिया। सो वी विल स्टडी अबाउट देम आल्सो। सो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था एरिस्टोटल्स फैलेसी के बारे में एंड गैलीलियो के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जहां से हमारे पास इनर्शिया निकल के आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया निकल के आता है। हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले कुछ और चीजों को देखेंगे, जैसे इनर्शिया को समझेंगे, मोमेंटम को समझेंगे, ताकि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझ पाए, ठीक है। तो आई होप आपने इतना तो कॉपी कर ही लिया होगा, ये डायग्राम्स बहुत आसान है। तो हम लोग अब सीधा इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया क्या है उसको समझते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया होता क्या है आपको अगर समझना है, आप ये हिल टॉप है, यहां से एक छोटा सा पत्थर आ रहा है, आप यहां खड़े हैं, छोटा सा पत्थर आएगा, कम स्पीड के साथ आता है, बहुत हाइट से, इफ इट इज नॉट फॉलिंग फ्रॉम वेरी हाई, तो यू विल बी एबल टू कैच इट, ओके, एंड यू विल बी एबल टू थ्रो इट और डू व्हाटएवर यू वांट, है ना, कम से कम आप उसको पकड़ पाएंगे। नाउ इफ थिंक ऑफ इट, अगर इसकी जगह ये अगर गिर रहा हो तो आप क्या करिएगा? वुड यू लाइक टू कैच इट नाउ? क्या आप चाहेंगे कि अब इसको कैच करें? नहीं, आप चाहेंगे कि वहां से भाग के यहां खड़े हो जाएं, है ना। क्यों? आप नहीं चाहेंगे कि आप इसके रास्ते में आए। क्यों? बहुत इनर्शिया है इसके पास। इसका मतलब ये होता है, ये सब चीजें जो इनर्शिया से संबंधित है। इनर्शिया है क्या? समझिए, एक बॉडी है, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहने की टेंडेंसी रखता है, दैट टेंडेंसी वी कॉल इज इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, कोई एक ये चौकी है यहां पे रखा हुआ है, तो इसके पास अब ये टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में रहेगा। इफ वी वांट टू चेंज इट्स स्टेट, देन वी विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस। वो जो फोर्स हम लगाएंगे वो इसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करेगा, ठीक। अब आप सोचिए, इस चौक को मोशन में लाने के लिए तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ा, पर अगर उसकी जगह एक बहुत बड़ा हैवी अलमीरा हो, उसको, उसके पास भी एक टेंडेंसी ऑफ रेस्ट है, वो भी चाहता है कि मैं आराम से रहूं, वो भी चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं। तो अगर उसको आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उसकी उस टेंडेंसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। तो उसका इनर्शिया, उसका जो टेंडेंसी ऑफ बीइंग एट रेस्ट है वो ज्यादा है, और उसी टर्म को हम इनर्शिया कहते हैं। दो तरह का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया इसका कम है, उसका ज्यादा है। क्या डिफरेंस है भाई उसमें और उसमें? साइज का डिफरेंस है और मास का डिफरेंस है। तो मेन फैक्टर जो यहां पे होता है, मास होता है। अगर बड़े साइज का भी ऑब्जेक्ट हो और हल्का हो, कम मास का हो, आसानी से आप उसको मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर छोटे साइज का ऑब्जेक्ट भी हो और उसका मास ज्यादा हो, तो आपको मूव कराने में परेशानी होती है। इट मींस, if we want to measure how much inertia an object has, then we will have to measure its mass. So mass is the measurement of inertia. Inertia is measured in terms of mass. More massive the object is, more will be its inertia. जितना ज्यादा इसके पास मास होगा, उतना ज्यादा उसके पास inertia, है ना। More is the mass, more is the inertia. अब वो inertia of rest हो सकता है, रेस्ट होगा तो we will have difficulty in moving the object which is having large mass. लेकिन अगर inertia of motion की बात करें तो उसको रोकने में कितना डिफिकल्टी होता है। जैसे आपको एक क्रिकेट बॉल आ रहा है, बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, आप कैच कर लिए, रोक लिए, आसानी से रोक पाए, है ना, या थोड़ा बहुत चोट भी लगा तो रोक लिए। लेकिन इमेजिन कि एक बहुत बड़ा स्टोन आ रहा है इस साइज का, है ना, आपसे बड़े डबल साइज का या आप ही के साइज का स्टोन खूब हाई स्पीड से आ रहा है, तो क्या आप चाहेंगे वहां खड़े रहें? नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे? आपको मालूम है इसके पास बहुत हाई इनर्शिया है, और इतना हाई इनर्शिया है कि हम इसके इनर्शिया के सामने अगर आएंगे तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। तो ये जो डर है आपका, वो कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द स्टोन। और ये डर जो है वो बेसिकली इनर्शिया ही की वजह से आ रहा है।
हाई इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, वेदर इट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन डज नॉट मैटर, ठीक है, दोनों मास से ही मेजर करते हैं, मोर इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर विल बी द इनर्शिया, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू बी इन मोशन। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में, सर एक बुलेट आ रहा, उसको भी तो रोकने का हिम्मत नहीं करेंगे, छोटा बॉल है ना, छोटा सा साइज है लेकिन बहुत हाई स्पीड के साथ आता है, उसको रोकने का कोशिश करिएगा, नहीं करिएगा, है ना, क्यों नहीं करिएगा, तो उसका एक फैक्टर आ जाता है मोमेंटम, कि उसके पास बहुत मोमेंटम है। तो इसके बाद हम लोग इनर्शिया के बाद उसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंटम क्या होता है, बट बिफोर मोमेंटम, है ना, बट बिफोर गोइंग इन मोमेंटम हम लोग पहले थोड़ा सा इनर्शिया को और समझते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं इनर्शिया के, इनर्शिया के एग्जांपल्स आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, है ना, जैसे एक बॉडी है, आप ही हैं मान लीजिए, बाइक चला, अचानक से तेजी से चला, आप ऐसे हो गए, क्यों हो गए भाई ऐसे, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि कांटेक्ट में था बाइक के, वो तो बाइक के साथ मोशन में आगे बढ़ने लगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को भी पता नहीं कि आगे बढ़ना है, ठीक है, तो ये भाग के आगे और ये रह गया पीछे, तो इसलिए पीछे मुड़ गए, है ना। अगर अलग अलग होने वाला होता कि दोनों सेपरेट हो सकता है, तो आगे वाला आगे बढ़ जाता, पीछे वाला पीछे ही रह जाता, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है, हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां एक झटका सा लगता है और फिर ये पार्ट भी मोशन में आ जाता है, क्योंकि वहां जहां जुड़े हुए हैं वो उसको साथ में फोर्स लगा के साथ में मोशन में ले आता है, ठीक है। आप इमेजिन करिए दो ब्लॉक रख दिए, एक ब्लॉक को आप खींच दिए सीधा, तो ऊपर वाला मोशन में आ गया, नीचे वाला मोशन में आ गया, ऊपर वाला रह गया वहीं पर, क्यों रह गया, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ नहीं था, है ना, दोनों जुड़ा रहता तो दोनों साथ में जाता, जैसे हमारा बॉडी का दोनों पार्ट जुड़ा हुआ है तो साथ में जाता है। बाइक पे जा रहे हैं, ब्रेक लग गया अचानक से, तो क्या हुआ, नीचे वाला पार्ट जो है बाइक के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, तो बाइक के साथ वो कांटेक्ट में रहता है, तो वो जाके बाइक के जैसे ब्रेक लगा, बाइक के साथ वो रेस्ट में आ गया, बट अपर पार्ट इज नॉट स्टिल इन रेस्ट, उसको पता नहीं, वो तो मोशन में, वो आगे बढ़ रहा है अभी भी, उसके पास इनर्शिया है, उसके पास भी मास है ना भाई, तो उसके पास भी इनर्शिया, वो आगे झुक गया, क्यों, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई गलती नहीं, गलती तो नीचे वाले का है जिसने कॉन्स्पिरेसी कर ली, किसके साथ मिलके, बाइक के साथ मिलके कि भाई रुक जाओ, और ये वाला पार्ट को बताया नहीं और ये आगे बढ़ गया, है ना, तो आगे झुक गए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम लोग के पास है। आप लीव्स को तोड़ते हैं, है ना, जो कोई पेड़ है उसका पत्ता को तोड़ना है, क्या करते हैं, पकड़ते हैं, हिला देते हैं, जोर जोर से जब उसको हिलाते हैं, उसको जब शेक करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, वहां से पत्ता गिर जाता है, क्यों गिर जाता है भाई, ब्रांचेस जो है वो कांटेक्ट में है, तो वो हिलने लगते हैं, लीव्स को बेचारे को पता नहीं है, लीव्स का सारा पार्ट ऑलमोस्ट एक जगह का जुड़ा हुआ है, उसके अलावा बाकी सब पार्ट जो है अलग है, तो लीव्स को कुछ पता नहीं है, तो लीव्स रहता है ऐसे ही, है ना, और ये ब्रांच जो है हिलना शुरू हो जाता है, तो एक समय जब इतना हिलने लगता है कि वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो टूट जाता है, तो लीव्स वैसे गिर जाते हैं। आपको चादर को, जो गंदा चादर होता है उसको अगर झाड़ना होता है, झाड़ते हैं आप उसमें से गंदा निकालने के लिए, झाड़ते हैं तो क्या करते हैं भाई, आप उसको ऐसे पटकते हैं, तो उसको मोशन में ले आए, यू हैव ब्रॉट दैट बेडशीट इनटू मोशन। अब ये मोशन में आ गया, उसके अंदर जो डस्ट है उसको तो पता नहीं, उसको बताए क्या, हिलाने से पहले, उसको मूव कराने से पहले उसको बताए तो नहीं, आप सीधा सीधा उसको हिला दिए, चादर तो हिल गया, चादर का जो सारा फैब्रिक है इट इज कनेक्टेड टुगेदर, तो वो सब जुड़ा हुआ है, तो वो मूव कर गया, लेकिन डस्ट को बताया नहीं आप, तो डस्ट वहीं रह गया, और क्या हुआ, डस्ट आपका अलग, बेड अलग, बेडशीट अलग, सॉरी, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बेसिकली जब हिलाए, रूल को बताया नहीं, डस्ट को बताया नहीं, बेडशीट अलग हो गया, डस्ट अलग हो गया, डस्ट था उसका भी इनर्शिया था, वो रेस्ट में रहना चाहता था, बेडशीट मोशन में आ गया, वो वहीं रह गया, बेडशीट अलग हो गया, है ना, बेडशीट और डस्ट सेपरेट हो गए। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोग इनर्शिया का ले सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन का भी एग्जांपल हम लोग देख लिए, आप सुने होंगे कि चलते ट्रेन से अगर कोई कूदता है तो उसको कहा जाता है कि भाई कूदो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कूदना तो साथ में, है ना, बहुत हाई स्पीड में तो बिल्कुल मत कूदना, लेकिन अगर कम स्पीड में है और कूद गए तो कैसे कूदोगे, कूदोगे जान बचाना है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में दौड़ते रहो, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, हमारा बॉडी जैसे हम कूदे, किससे, ट्रेन से कूदे तो हम इधर वेलोसिटी दिए, लेकिन हमारा बॉडी ट्रेन के साथ जा रहा था, तो हमारे बॉडी के पास भी इनर्शिया था ट्रेन की वजह से, तो आगे स्पीड है, अचानक से जब आप उसको रोकिएगा तो आपका पूरा बॉडी पार्ट मोशन में, केवल आपका पैर रुका, और ये पूरा आगे मोशन में क्या करेगा, आपको गिरा देगा आगे, अगर आप दौड़ने लगे तो आपका पैर भी
इस पूरे बॉडी के साथ आगे भी आगे जा रहा है, तो सबके पास वही इनर्शिया ऑफ मोशन, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर धीरे 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 करके रोक लीजिए, बना लीजिए इसको कि हाँ भाई अब रुक जाना है, तो रुक जाएगा धीरे धीरे। लेकिन यही चीज आपको ध्यान रखना है कि इन सारे एग्जांपल्स में इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा है, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, मास पे। more is the mass of the body, less will be will be inertia, and more it will have a tendency to be in its state of rest or of motion. So this was about inertia, and now we will come to see what is momentum. Okay, so I hope you have understood up to this. If you have any doubt, you may ask.